हेलो इन्वेस्टर्स। कल शाम मैं जब YouTube स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आई जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। ये वीडियो कई लोगों को इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती है, जिसमें एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को बीच रास्ते में बेसहारा छोड़ के चला जाता है। वीडियो देखते वक्त मैंने उन माँ बाप के बारे में सोचा कि उनकी क्या मनस्थिति रही होगी जिन्होंने अपनी पूरी उम्र की पूंजी उस बेटे के परवरिश में लगा दी, ये सोचकर कि आगे जाकर वही हमारा ख्याल रखेगा। मगर उस बेटे ने भी उनका साथ तभी छोड़ा जब उन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस बात को लेकर मुझे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आई। जब मैं स्कूल में थी तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत हमने एक ओल्ड एज होम को विजिट किया था। उस एक्टिविटी का उद्देश्य ये था कि बच्चों के मन में सीनियर सिटीजन्स के प्रति आदर की भावना जगाना और सीनियर सिटीजन्स को भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाना। मगर हम जब वहाँ गए तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। हालत यहाँ तक ख़राब थी कि उन सीनियर सिटीजन्स को अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए जैसे कपड़े, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ऐसे सब के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जैसे कि एक ही टॉयलेट को 35 से 40 लोग शेयर कर रहे थे। जिस एज में हमारे बॉडी पर हमारा कंट्रोल कम हो जाता है, उस एज में उन्हें अपने नेचुरल कॉल्स को अपनी टर्न आने तक रोकना पड़ रहा था। साथ ही एक रूम को कई लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा था और एंटरटेनमेंट के लिए तो कोई साधन ही नहीं था। वो लोग जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। ये सब देखकर उस वक्त हमने सोचा कि शायद उनके बच्चों की फिनेंशियल हालत ख़राब होगी, इसलिए उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। इसके बारे में जब हमने उनसे पूछताछ की तो उनके आंसर्स तो और भी शॉकिंग थे। उसमें से ज़्यादातर लोगों के बच्चे हाईली एजुकेटेड थे, जैसे किसी का बेटा डॉक्टर था, किसी का बेटा IT इंजीनियर था, तो किसी का बेटा बिजनेसमैन था, जिनकी अर्निंग अच्छी खासी थी और वो फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हो चुके थे। अब ये सिचुएशन सिर्फ एक ओल्ड एज होम की नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो भारत में ऐसे कई ओल्ड एज होम्स हैं जिनकी हालत कुछ इस तरह की है। UNFPA की स्टडी के तहत भारत में ओल्ड एज होम्स की संख्या साल दर साल 25% से बढ़ रही है। हमारा देश ये इकलौता देश है जहां बड़ों के पैर छूने के संस्कार दिए जाते हैं, और यही ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं, ये जब जानने की हमने कोशिश की तो कुछ बातें सामने आई कि हमारे यंग इंडियंस कुछ डिकेड से वेस्टर्न कंट्रीज़ की सो कॉल्ड लग्जरियस लाइफस्टाइल से प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर एक फंडामेंटल एरर है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता है, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल एज तक ही साथ रखते हैं और बाद में अपनी हायर एजुकेशन से लेकर अपनी शादी तक या अपना करियर बनाने तक बच्चे अपनी खुद से या लोन से लेकर बनाते हैं। इसलिए उन पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बचा हुआ पैसा अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग में लगा देते हैं। वही इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की हायर एजुकेशन से लेकर उनकी शादी तक या उनका करियर बनाने तक उनको फिनेंशियली हेल्प करते हैं। ये सब करते वक्त उन्हें अपना रिटायरमेंट प्लान करने का स्कोप ही नहीं बचता, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि हमारे बच्चे ही हमारी बुढ़ापे में देखभाल करेंगे। इसी विचार से मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस रिटायरमेंट प्लानिंग को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। मगर आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स के एहसान भूलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह मोड़ रहे हैं, और यही मेन रीज़न है ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ने का। तो यहाँ तक की बातों से आपने नोटिस किया होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और इसे स्किप करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई नहीं चाहेगा कि हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़े। अब सवाल ये है कि आखिर हमें कितने पैसे चाहिए होंगे जिससे हम अपनी रिटायर्ड लाइफ बिना किसी टेंशन के एंजॉय करते हुए गुजार सकें। इसके लिए एक गोल सेट करने की ज़रूरत है, तो ही आप उसे अचीव करने के लिए कोशिश करोगे। अब ये रिटायरमेंट की अमाउंट आपको भविष्य में चाहिए होगी, तो इसके लिए हमें कुछ बातें कंसीडर करनी होंगी, जैसे कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर साल बढ़ती है, तो आज के मुकाबले आपको रिटायरमेंट के वक्त ज़्यादा पैसे लगेंगे। दूसरा फैक्टर ये कि उस वक्त आपकी लाइफस्टाइल कुछ हद तक अपग्रेड हो चुकी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ डिकेड्स पहले लोगों की ज़रूरतें कम हुआ करती थी, वही आज हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो चुकी है। आज हमें रोटी, कपड़ा, मकान के साथ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टेलीविज़न कनेक्शन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ बन चुकी हैं। इन एन एवरेज 40 साल में लोगों की लाइफस्टाइल 2 गुना महंगी हो जाती है। साथ ही रिटायरमेंट के वक्त तक आपकी हेल्थ कुछ हद तक डिक्लाइन हो चुकी होगी, जिससे आपके हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। अब तीसरा फैक्टर ये कि उस एज में आप ज़्यादा फिनेंशियल रिस्क नहीं ले सकते,
तो उस वक्त आपको सेफ इन्वेस्टमेंट को ही चुनना चाहिए, जिससे आप रिटायरमेंट फंड पर 12 से 13% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब उस वक्त भी हमें इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि बैंक्स भी सीनियर सिटीजन्स को 7 to 8% ही रिटर्न्स दे पाती है, जो कि इन्फ्लेशन आपसे वैसे भी छीन लेगा और आपको डे टू डे नीड्स के लिए आपका रिटायरमेंट फंड यूज़ करना पड़ सकता है, जिससे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वही अगर आप इन्वेस्टमेंट करके 12 to 13% अर्न करते हो तो भले ही 6% इन्फ्लेशन आपके क्यों ना काट ले, आपके हाथ में 6 to 7% बच जाते हैं, जिससे आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। मगर ध्यान रहे, उस वक्त भी आपको आपका पोर्टफोलियो एक सेफ असेट क्लास में ही एलोकेट करना चाहिए, जिससे आपको रिसेशन जैसे प्रॉब्लम्स का डर ना रहे। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो चलो एक एवरेज इंडियन के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आज आपकी एज 25 साल है, क्योंकि आइडियली 20 से 22 या 25 की एज में लोग अर्न करना शुरू करते हैं और उसी एज में आप रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दो तो आसानी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिनका एज इससे ऊपर है उनके लिए बहुत देर हो चुकी है, बस उन्हें रिटायरमेंट गोल अचीव करने के लिए थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं। अब ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। नेक्स्ट हम अज्यूम करते हैं कि हमें 50 साल की एज में रिटायर होना है। अब इस बात पर कई लोग ऑफेंड होकर कहेंगे कि हमें तो 40 साल की एज में ही रिटायर होना है या हमें सिर्फ 30 साल की एज में ही रिटायर होना है। बट एज वी सेड, हम यहाँ एक एवरेज इंडियन का एग्जाम्पल ले रहे हैं और इवन गूगल पे ये मानता है कि एवरेज इंडियन रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, तो उसके मुकाबले तो हमने कम एज ही कंसिडर की है। इस हिसाब से आज आपके पास 25 साल है रिटायरमेंट के लिए, तो जो कुछ करना है वो इसी टाइम में करना होगा। और अज्यूम करते हैं कि आज आपकी मंथली नीड है 50,000 रुपीज़, तो इस अमाउंट पर हर साल 6% कंपाउंडेड इन्फ्लेशन ऐड करते जाओ तो वो अमाउंट आती है 2,14,594। यानी आपके रिटायरमेंट के वक्त तक 2,14,594 की वैल्यू आज के 50,000 जितनी होगी। अब अगला पॉइंट था कि हमारी लाइफस्टाइल का अपग्रेड होना, और जैसे कि हमने देखा ये वैल्यू इन एन एवरेज 40 साल में डबल हो जाती है, तो इसके हिसाब से 25 साल बाद ये वैल्यू 1.6 टाइम्स तक बढ़ेगी और साथ ही उस पर 25% मेडिकल एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएंगे। अब कैलकुलेट करें तो 2,14,594 रुपीज़, जो कि आज के हिसाब से आपकी भविष्य में मंथली रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीप्लाई बाय 1.6 जो एक्सपेक्टेड लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन था, उसे मल्टीप्लाई करना होगा 1.25 जो है फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस की प्रोविजन। तो आंसर आता है 4,29,187 रुपीज़। लगभग ये अमाउंट आपको रिटायरमेंट के वक्त हर महीने लगेगी। इसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो जो अमाउंट मिलेगी वो आपकी रिटायरमेंट के बाद साल की फिनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, यानी 51,50,245 रुपीज़। अब ये अमाउंट आपके टोटल रिक्वायरमेंट फंड के 6% होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था आप रिटायरमेंट फंड पर 12% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें से 6% आपको री इन्वेस्ट करने होंगे, जो इन्फ्लेशन से आपको प्रोटेक्शन दिलाएगा, और बचे हुए 6% से आपकी ईयरली रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अब हमें ये पता है कि हमें रिटायरमेंट के वक्त 51,50,245 रुपीज़ हर साल लगने वाले हैं। तो अब वो रिटायरमेंट फंड आखिर कितना होना चाहिए वो समझते हैं। इसका फॉर्मूला होगा X यानी टोटल रिक्वायर्ड फंड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एनुअल फंड डिवाइड बाय 100 इंटू 6। So X is equal to 51,50,245 divided by 100 into 6. So total required fund for retirement is 8,58,37,414 रुपीज़। तो यही है वो अमाउंट जो आपको रिटायरमेंट के वक्त लगेगी, जिससे आप अपनी पूरी रिटायर्ड लाइफ बिना किसी पर फिनेंशियली डिपेंडेंट रहकर टेंशन फ्री गुजार सकते हो। अब हम में से कई लोगों को यह अमाउंट काफ़ी बड़ी लग रही होगी, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोशिश करो तो कोई गोल बड़ा नहीं होता, और रिटायरमेंट के वक्त तक जितना टाइम बचा हुआ है उस दौरान आपकी अर्निंग भी तो कई बार बढ़ेगी। आप अपनी सेविंग को अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो ये अमाउंट भी आप आसानी से अचीव कर सकते हो। फिर भी आपको ये गोल अचीव करना नामुमकिन ही लग रहा हो तो आप आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। यानी आज जो आपकी लाइफस्टाइल है उसे ही आपको ओल्ड एज में भी कंटिन्यू करना होगा, जिससे आपकी टोटल अमाउंट कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब ये सारी कैलकुलेशन करना कई लोगों को सरदर्द लग सकता है, बट डोंट वरी, इन्वेस्टमेंट की तरह ही हमने आपके लिए ये प्रॉब्लम भी आसान की है। इन सारे कैलकुलेशन की हमने एक एक्सेल शीट रेडी की है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो।
शीट के येलो बॉक्सेस सेल्स में आपको अपने हिसाब से पूरे नंबर्स फिल करने पर आखिर में आपको आपके रिटायरमेंट फंड की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको भी लगता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करना ज़रूरी है और ये अवेयरनेस सभी तक पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और आपके कुछ सजेशन या सवाल हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।